गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एवरी प्रोफेशनल इज नाउ वर्किंग टुवर्ड्स फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये समझना होगा कि एनुअल रिटर्न में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस रिगार्ड में दो इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज इशू की गई थी और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये लास्ट ड्यू डेट के टाइम पर इशू की गई थी 2017-18 की, जब एनुअल रिटर्न भर रहे थे उसकी जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी उसकी लास्ट डेट्स में ये इशू की गई थी। तो हो सकता है कि आपने इसे इग्नोर कर दिया हो, लेकिन 18-19 की एनुअल रिटर्न भरने से पहले आपको ये प्रेस रिलीज देखना बहुत 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 जरूरी है। तो इसी फ्रेज के साथ मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक 4 जून 2019 को और एक 3 जुलाई 2019 को दो इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज इशू की गई थी। एक 4 जून 2019 को और 3 जुलाई 2019 को। तो सबसे पहले मैं 4 जून 2019 की प्रेस रिलीज जो है वो आपके सामने रीड आउट करना जा रहा हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैं सिर्फ वही रीड आउट करूंगा। यहाँ पर सीबीआईसी ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इट मे बी नोटेड दैट irrespective of when the supply was declared in form GSTR 1, यानी कि GSTR 1 में आपने कब सप्लाई दिखाई है इससे कोई मतलब नहीं होता। The principle of declaring in supply in point 2 or point 5 is essentially driven by when tax was paid through form GSTR 3B। तो यहाँ पर ये पॉइंट 2 और पॉइंट 5 इज रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पॉइंट 2 और पॉइंट 5 में टैक्स जो रिपोर्टिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है कि आपने टैक्स कब पे किया था थ्रू जीएसटीआर 3B, यानी कि जीएसटीआर 1 को इग्नोर करना है और जीएसटीआर 3B में देखना है कि आपने टैक्स कब पे किया था। इफ द टैक्स ऑन सच सप्लाई वाज पेड थ्रू जीएसटीआर 3B बिटवीन जुलाई 17 टू मार्च 18, देन सच सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड इन पॉइंट 2, यानी कि अगर आपने टैक्स कब पे कर दिया, जुलाई से मार्च के बीच में पे कर दिया है, तो आप नॉर्मल अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में उसे दिखा देंगे। एंड इफ द टैक्स वाज पेड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B बिटवीन अप्रैल 18 टू मार्च 19, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आपने टैक्स पे किया है, देन सच सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड इन पॉइंट 5 ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 9। पॉइंट 5 ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 9 इज रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप 18-19 की एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यानी कि आपने 19-20 में अगर कोई रिपोर्टिंग की है तो वो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके सामने इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपको जो एनुअल रिटर्न के अंदर रिपोर्टिंग करनी है वो जीएसटीआर 3B में कब टैक्स पे किया उसके हिसाब से करनी है, ना कि फॉर्म जीएसटीआर 1 में आपने वो सप्लाई कब दिखाई। तो 1 की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर कम रखा गया है। तो आप 18-19 की रिटर्न फाइल करते हुए इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई लायबिलिटी जो कि हम जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में दिखाना भूल गए थे, क्या हम वो एनुअल रिटर्न में दिखा सकते हैं? क्या हमें अगर टैक्स पे करना है तो हम उसके थ्रू पे कर सकते हैं या फिर हमें DRC 03 का सहारा लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि दैट एनी एडिशनल आउटवर्ड सप्लाई विच वाज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B शैल बी डिक्लेयर्ड इन पॉइंट 2, यानी कि आप नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाईज में उसे दिखाएंगे। अगर आपने कोई नहीं भी दिखाई है तो भी आप आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पर दिखाएंगे। सच एडिशनल लायबिलिटी शैल बी कंप्यूटेड इन पॉइंट 4 एंड द गैप बिटवीन द टैक्स पेबल एंड द पेड थ्रू कैश कॉलम ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 9 शैल बी पेड थ्रू फॉर्म DRC 03, यानी कि यहाँ पर इन्होंने साफ क्लैरिफाई कर दिया कि यदि आपसे कोई टैक्स देना रह गया है और कोई सप्लाई आपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाई है तो आप जीएसटीआर 9 में उस एडिशनल लायबिलिटी को भी दिखा सकते हैं और आपको उसकी पेमेंट करना फॉर्म DRC 03 के थ्रू अलाउड है, यानी कि फॉर्म जीएसटीआर 9 में आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज की करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर G पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी टैक्स पेयर्स हैव रिप्रेजेंटेड दैट टेबल 8 इज द रिकंसिलिएशन टेबल ऑफ द ITC। तो many taxpayers have represented that table has no row to fill in credit of the IGST paid at the time of import of goods। import of goods के टाइम पे
क्रेडिट जो अवेल किया है वो दिखाने यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको इस चीज को समझा देता हूँ थ्रू एनुअल रिटर्न। तो मैं आपको यहाँ पर टेबल नंबर 8 पे ले आया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव ड्यूरिंग 18-19 बट अवेल ड्यूरिंग अप्रैल 19 टू सितंबर 19। तो यहाँ पर कौन सी डिटेल आपको दिखानी है? उस क्रेडिट की डिटेल आपको दिखानी है जो आपने 18-19 से रिलेटेड है लेकिन आपने 19-20 में लिया है, तो वो वाले क्रेडिट की डिटेल यहाँ पर दिखानी है। तो लोगों को कंफ्यूजन था कि इंपोर्ट के ऊपर अगर हमने कोई क्रेडिट ऐसा है जो 18-19 से रिलेटेड है और नेक्स्ट ईयर में लिया है तो वो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर कौन सा दिखाना है? अदर देन इंपोर्ट दिखाना है। और सिंस वो 18-19 से रिलेटेड है और हम अपनी अगर रिटर्न भर देंगे तो वो हमारा क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो इसी के चलते हुए इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, जो पूरा क्रेडिट है आपका, यहाँ पर टेबल नंबर 6 ये देखेंगे डिटेल्स ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर है टेबल नंबर 6। इसका ई कॉलम क्या कहता है? इंपोर्ट्स ऑफ गुड इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एससीजेड। तो नॉर्मली जितना भी आपने आईटीसी लिया है 18-19 में सिर्फ आपको वही आईटीसी यहाँ पर दिखाना है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन उन्होंने कहा है कि यदि आपने 18-19 का क्रेडिट 19-20 में भी लिया है तो आप इसी कॉलम के अंदर उस क्रेडिट को ऐड कर दीजिए। उस क्रेडिट को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब टोटल में आ जाएगा और ये सब टोटल फिर जो 8 नंबर का कॉलम है वहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई थी इस क्लैरिफिकेशन की। तो इन्होंने यही बोला था कि अगर टेबल 8 में कोई रो नहीं है आईजीएसटी क्रेडिट से रिलेटेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि अप्रैल 18 मतलब नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, तो इन्होंने क्या किया था? फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू फिल इन देयर एंटायर क्रेडिट अवेल्ड और इंपोर्ट्स ऑफ गुड फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 19। आप देखेंगे जुलाई 17 से सीधे मार्च 19 जो क्रेडिट का पीरियड अलाउड था इन टेबल 6E ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 9 इटसेल्फ। तो इस साल भी आपको ऐसा ही करना है। अगर कोई क्रेडिट है इंपोर्ट के ऊपर जो 18-19 से रिलेटेड है और आप 19-20 में उसे लिया है, अवेल किया है आपने, तो वो आपको 6E के अंदर शो करना है। पेमेंट मेड थ्रू फॉर्म DRC 03 फॉर एनी सप्लाईज रिलेटिंग टू पीरियड बिटवीन जुलाई to March 18 will not be accounted for in form GSTR 9 but shall be reported during reconciliation in form GSTR 9C। तो यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई DRC 03 से पेमेंट की है तो उसकी डिटेल्स आपको फॉर्म GSTR 9 में नहीं देनी है, वो रिकंसिलेशन के टाइम पे GSTR 9C में आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लैरिफिकेशन समझ में आई होगी। आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इज ऑन एनुअल रिटर्न इज ऑन 3 जुलाई 2019, यानी कि 3 जुलाई 2019 को नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इशूड की गई थी। तो आइए उसे भी देख लेते हैं हम। ये काफी बड़ी क्लैरिफिकेशन थी, तो ये तो आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी की इंफॉर्मेशन है बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। पेमेंट ऑफ एनी अनपेड टैक्स। तो जैसा कि अभी हमने अपनी पुरानी प्रेस रिलीज में देखा था कि हमने अगर कोई लायबिलिटी छोड़ दी है तो हम एनुअल रिटर्न में उसे दिखाकर DRC 03 से टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 73 के हिसाब से आप सीधे डायरेक्टली भी DRC 03 से फाइल पेमेंट कर सकते हैं और आपको एनुअल रिटर्न में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एनुअल रिटर्न में दिखाना एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है, एज एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि आप दिखा सकते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एडिशनल अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और एनुअल रिटर्न में ही उस चीज को दिखाएं और DRC 03 के तहत फिर पेमेंट करें। अब यहाँ पर बात इन्होंने बताई कि प्राइमरी डेटा सोर्स फॉर डिक्लेरेशन इन एनुअल रिटर्न। तो किस चीज को हम प्राइमरी डेटा सोर्स माने? क्या GSTR 3B को प्राइमरी सोर्स माने या GSTR 1 को प्राइमरी सोर्स माने या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्राइमरी सोर्स माने? एनुअल रिटर्न में डेटा शो करने के लिए हम किस चीज को एज ए बेसिस हम ले सकते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हर रिटर्न की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है।
It is important to note that both Form GSTR1 and 3B serve different purposes. While Form GSTR1 is on account of outward supply, Form GSTR 3B is where the summaries of all the transaction declared are made. Ideally, information in Form GSTR 1 and 3B and books of account should be synchronous and the value should match across different forms and books of account. तो इन्होंने कहा है कि ideally तो आपका तीनों चीजें आपस में reconciled होनी चाहिए. If the same does not match, there can be broadly two scenarios. अगर नहीं मैच हो रहा है तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने टैक्स कम पेड किया है या फिर आपने टैक्स एक्स्ट्रा पेड किया है. तो दोनों ही केसेस में आपको जीएसटीआर 9 में रिपोर्टिंग करनी है. और यदि आपने टैक्स कम पे किया है तो आप डीआरसी 03 के यूज करके टैक्स को पे कर सकते हैं, और अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया है तो आप जीएसटी RFD 01 फॉर्म को यूटिलाइज करके अपनी रिफंड एप्लीकेशन वहां पर फाइल कर सकते हैं. लेकिन यहां पर इस चीज के अंदर एक मेन चीज को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया that no input tax credit can be reversed or availed through annual return. तो जहां पर ये आउटवर्ड लायबिलिटी दिखाने की बात कर रहे हैं कि आउटवर्ड लायबिलिटी तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो अगर ज्यादा या कम रह गई है तो, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट को ना तो आप रिवर्स कर सकते हैं ना ही आप अवेल्ड कर सकते हैं. तो दोनों चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है. एनुअल रिटर्न से लोगों के मन में पहले ये डाउट था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है, इट्स ए करेक्शन फॉर्म, लेकिन ये करेक्शन फॉर्म नहीं है. यहाँ पर साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि नो आईटीसी कैन बी रिवर्स्ड और अवेल्ड थ्रू एनुअल रिटर्न. प्रीमाइस ऑफ 8D ऑफ द एनुअल रिटर्न, यानी कि जो डिफरेंस का कॉलम है 8D में, इन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है 8D में, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज मेयरली एन इंफॉर्मेशन दैट द गवर्नमेंट नीड्स फॉर द सेटलमेंट पर्पस. तो यानी कि आपको इसके बारे में वरीड करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप 8D को इग्नोर कर सकते हैं जो भी उसमें बैलेंस आ रहा है. कुछ लोगों के मन में डाउट है कि जीएसटीआर 2A में अमाउंट अलग आती है और जीएसटीआर 8A में, जब टेबल 8A हम देखते हैं तो उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आता है वो अलग डेटा शो कर रहा होता है. तो इसका मेन रीजन इन्होंने क्या बताया है कि सिंस सेक्शन 37 में एक लिमिट है कि आप एनुअल रिटर्न की डेट तक या फिर सितंबर मंथ की रिटर्न तक ही क्रेडिट ले सकते हैं. तो अगर किसी सप्लायर ने उस डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल की है तो पॉसिबल है कि वो जीएसटीआर 2A में तो विजिबल होगा, लेकिन जब टेबल 8A में वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा तो सिंस वो एक फिल्टर लगा दिया गया है उस डेट तक का, इसलिए वो डेटा वहां पर फर्निश नहीं हो पाएगा. तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं. वैसे टेबल 8 का जो कंटेंट है अब आपको अलाउ कर दिया गया है फॉर 18-19 कि आप अपना एक सेपरेट पीडीएफ फॉर्म में उसे 9C फाइल करते हुए अपलोड कर सकते हैं. उसमें सीए के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है. सिमिलरली टेबल 8J को भी इन्होंने बता दिया है कि आपको इस देयरफॉर टैक्स पेयर नीड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन दिस टेबल, दिस इज इंफॉर्मेशन दैट गवर्नमेंट नीड्स फॉर द सेटलमेंट पर्पस. तो टेबल 8D और 8J दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं. अगर उसमें कोई डेटा आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है. डिफिकल्टीज इन रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट रिपोर्टेड इन रेगुलर रिटर्न. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इनवर्ट सप्लाईज थी आपकी, तो आप देखेंगे काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी गई थी जो कि नॉर्मल रिटर्न यानी कि 1 और 3B में हमने फाइल नहीं की थी, लेकिन जीएसटीआर 9 में हमें फाइल करनी पड़ रही थी. जैसे उसका एग्जांपल ले लेते हैं टेबल 16A और टेबल 18, यानी कि HSN ऑन इनवर्ट सप्लाईज से रिगार्डिंग हमारे से डिटेल यहाँ पर मांगी गई थी. या फिर कंपोजिशन और जो जॉब वर्क है उसका बाइफर्केशन मांगा गया था, लेकिन हमने बाइफर्केशन कभी नॉर्मल रिटर्न में दिया ही नहीं है. तो इस चीज को इन्होंने बोल दिया था कि टैक्स पेयर आर एडवाइज टू डिक्लेयर ऑल सच डेटा विच आर नॉट पार्ट ऑफ देयर रेगुलर स्टेटमेंट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड द रिकॉर्ड, एंड दिस डेटा इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन. वेरिएशन इन द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड विल नॉट बी व्यूड एडवर्सली. यानी कि आप बस अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से यहाँ पर डेटा दे दीजिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. तो टेबल 16A इज रिगार्डिंग द बाइफर्केशन बिटवीन द कंपोजिशन एंड जॉब वर्क रिलेटेड डेटा, एंड टेबल 18 इज रिगार्डिंग HSN कोड ऑन इनवर्ट सप्लाईज. तो आपको यहाँ पर
बता दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और आपके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट इस चीज का नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन इन टेबल 5D, 5E एंड 5F नॉन जीएसटी सप्लाई। तो यहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है कि एग्जेम्प्टेड में किसे कंसीडर करेंगे, नील रेटेड में किसे कंसीडर करेंगे और नॉन जीएसटी में किसे कंसीडर करेंगे। क्या अगर हमने गलती से नील रेटेड वाला डेटा नॉन जीएसटी में दिखा दिया तो हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? तो इस चीज से रिलेटेड भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है, इफ देयर इज अ रीजनेबल एक्सप्लेनेबल ओवरलैप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड अक्रॉस दीज टेबल, सच ओवरलैप विल नॉट बी व्यूड एडवर्सली। यानी कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है कि आपके हिसाब से वो निल रेटेड रहता है और आपने इस वजह से निल रेटेड में दिखा दिया है, तो इस ओवरलैप की वजह से आपके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि नॉन जीएसटी सप्लाई किसे दिखाना है। तो नॉन जीएसटी सप्लाई में जो भी शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, जिसे हम कहते हैं नीदर सेल ऑफ गुड्स नॉट सेल ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो वाली सप्लाईज प्लस एल्कोहलिक लिकर प्लस जो 9(2) की सप्लाईज हैं, यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, तो ये सारी सप्लाईज को आपको नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर शो करना है। और ये मेजर पार्ट जो कि काफी टाइम से क्लैरिफिकेशन इसके लिए नीडेड था, ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जुलाई मंथ में दिया गया। उससे पहले काफी लोग रिटर्न भर चुके थे, लेकिन 18-19 की रिटर्न भरने से पहले इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो many taxpayer have requested for clarification on the appropriate column or the table in which tax was to be paid on reverse charge basis for the financial year 17-18 but was paid during financial year 18-19। तो यहाँ पर क्या था कि जो 17-18 में हमारे को टैक्स पे करना था, लेकिन हमने 18-18-19 में टैक्स पे किया, तो इट मे बी नोटेड दैट सिंस द पेमेंट वाज मेड ड्यूरिंग 18-19 द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच पेमेंट ऑफ टैक्स वुड हैव बीन अवेल्ड इन 18-19 ओनली। क्योंकि रिवर्स चार्ज के प्रोविजन कहते हैं कि जब आप टैक्स पे करेंगे आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 18-19 में टैक्स पे किया है तो आपने 18-19 में ही क्रेडिट लिया होगा। देयरफॉर सच डिटेल्स विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी कि उस डिटेल्स को आप 17-18 के रिटर्न्स में नहीं दिखाएंगे एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न फॉर 18-19। तो आप यहाँ पर 18-19 की रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान दीजिए, यदि कोई रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स है जो कि 17-18 से रिलेटेड है और आपने 18-19 में पे किया है, तो आपको वो डिटेल 18-19 की एनुअल रिटर्न में दिखानी है। If there are any variation in the calculation of the turnover on account of this adjustment, the same may be reported with reason in the reconciliation statement। तो आप reconciliation statement में उसका रीजन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है 18-19 की रिटर्न भरने से पहले। रोल ऑफ ए चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन सर्टिफाइंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर काफी ये चीज आपको देखनी है चार्टेड अकाउंटेंट्स को as a professional, that there are apprehensions that the chartered accountant or the cost accountant may go beyond the books of account in their recommendation under form GSTR 9C। यानी कि जब वो रिकमेंडेशन देते हैं GSTR 9C के, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट के भी बियॉन्ड जा सकते हैं। The GST Act is clear in this regard with respect to the reconciliation statement. Their role is limited to reconciling the value declared in annual return with the audited annual accounts of the taxpayer। तो उनका रोल सिर्फ कितना है, उन्हें रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना है बिटवीन द एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, उसके ऊपर उन्हें नहीं जाना है। यहाँ पे टर्नओवर के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि टर्नओवर क्या रहेगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशूड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो आप अगर 17-18 का क्रेडिट नोट आपने अगले साल इशू किए हैं, तो आप सभी को पता है एज पर लॉ आप सिर्फ सितंबर मंथ तक ही कोई क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट नो क्रेडिट नोट विच हैज ए टैक्स इम्प्लीकेशन कैन बी इशूड आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर 18। तो मैक्सिमम आप जो क्रेडिट नोट विद टैक्स इशू कर सकते हैं वो सितंबर मंथ तक कर सकते हैं, अगले साल तक। और अगर आपको सितंबर मंथ के बाद कोई क्रेडिट नोट इशू करना है तो उसमें आप टैक्स की इम्प्लीकेशन को नहीं ला सकते। For any supply pertaining to financial year 17, if financial और commercial credit note can however be issued, तो अगर आपको अगर सितंबर के बाद आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो वो नॉर्मल क्रेडिट नोट होगा विदाउट एनी टैक्स। यदि आपको इस चीज से रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9540188753। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा सकता हूँ कि क्या कमर्शियल क्रेडिट होता है। If the credit note or debit note for any supply was issued and declared in the return for financial year 18-19 and the provision of the same has been made in the books of account for the financial year 17-18, the same shall be declared in point 5 of the annual return। यानी कि जब आप रिकंसिलेशन बना रहे होंगे तब आपको वो पॉइंट दिखाना है जब आपने अगर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का कोई आपने प्रोविजन कर लिया है। Many taxpayers have also represented that there is no provision in point 2 of the reconciliation statement for the adjustment in turnover in lieu of the debit note issued for the financial year 18-19. All the provision for the same was made in the books of accounts for the financial year 17-18. In such case, they may adjust the same in the table 5O of the reconciliation statement in form GSTR 9C। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, 5O में यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना है। एंड लास्टली जो लोगों के मन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 9C प्रिपेयर करते हुए हमारे को एक रिकंसिलेशन टेबल बनानी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, तो किस लेवल पे हमें वो एक्सपेंसेस पीएनएल के रिकॉर्ड के साथ मैच कराने हैं या नहीं कराने हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी दैट टेबल 14 ऑफ द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कॉल्स फॉर द रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन एक्सपेंसेस विद इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न। So it may be noted that only those expenses are to be reconciled where input tax credit has been availed. Further, the list of expenses given is a representative list of heads under which input tax credit may have been availed. The taxpayer has the option to add any head of expenses। तो यानी कि जो एक particular list of expenses दी गई है वो सिर्फ एक representative list है, आप अपने expenses की list भी यहाँ पर add कर सकते हैं और आपको सिर्फ उन्हीं expenses को show करना है जिनके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी अच्छे से क्लैरिफिकेशन, और आप 18-19 की रिटर्न भरते हुए इसे ध्यान देंगे। तो हैप्पी रीडिंग। और फाइनली जो ड्यू डेट है वो सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो प्लीज़ क्लैरिटी के साथ अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करें। थैंक यू सो मच।